हेलो डियर ऑफिसर्स। कल की क्लास में आपने देखा था कि ज्वार भाटा क्या है, इसके क्या प्रभाव है। ये जो आपको प्रीवियस होमवर्क दिया गया था, जो कि आपको दिया गया था शुक्रवार को, इसके ऊपर लेखन हमें कैसे करनी है, इसके रिस्पेक्ट में आदित्य जी ने अपना एक आंसर राइटिंग भी दिया था लिख करके इंस्टाग्राम पे, जिस पर हमने आपको बताया था अगर आप इस तरह का उत्तर लिखते हैं तो आपको लगभग 4.5 अंक की प्राप्ति हो सकती है आसानी से। ये मैं यूपीएससी के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर मुझे अंक देना हो तो मैं लगभग 7 से 8 अंक आसानी से दे दूंगा। लेकिन जब बात आती है यूपीएससी में तो वहां पर आंसर राइटिंग काफी ही बेहतरीन तरीके से चेक की जाती है, एक एक चीजों का ध्यान रखा जाता है। इसलिए ये आंसर राइटिंग पूरी तरीके से सही होने के बावजूद भी इसमें कमियां हैं और उन कमियों का भी हम विश्लेषण करेंगे आगे चलकर। अब आता है कि हम ज्वार भाटा के कल जो टाइप्स पढ़ रहे थे, प्रकार पढ़ रहे थे, उसमें से दीर्घ और लघु ज्वार, इसके बाद हमने अभ्भू और उभ्भू ज्वार के बारे में पढ़ा नहीं था, बेसिकली केवल हमने टाइप्स देखे थे। उसके बाद हमने उष्ण कटिबंधीय ज्वार के बारे में बात की थी और भूमध्य रेखीय के बारे में। आपका अगला है दीर्घ ज्वार। कल हमने पढ़ा था कि दीर्घ ज्वार जो कि एक दीर्घ माना जाता है। अब दीर्घ का मतलब वो होता है बड़ा ज्वार। अब प्रश्न होता है कि बड़ा ज्वार है तो कोई ना कोई आधार होगा, तो आधार था सामान्य ज्वार के मुकाबले ये ज्वार काफी बड़ा आता है। सामान्य ज्वार किसकी वजह से आता है? चंद्रमा के आकर्षण बल की वजह से। बड़ा ज्वार किसकी वजह से आता है? चंद्रमा के और आकर्षण बल की वजह से। अब प्रश्न ये उठा कि चंद्रमा का जो आकर्षण बल है वो तो फिक्स्ड है, तो उसे हम बढ़ा कैसे सकते हैं? तो हमने पहला आपको सोचने की थिंकिंग दी थी। अब देखिए, बहुत सारी किताबों में ये बात डायरेक्ट लिखी है, इवन बहुत सारे टीचर्स आपको ये बात डायरेक्ट बता देंगे कि सही रीजन क्या है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने एनसीईआरटी का अध्ययन किया है और मैंने यूपीएससी के माइंडसेट को जब समझा तो मैंने देखा वो आपसे कुछ डायरेक्ट पूछते ही नहीं है। वो जानना चाहते कि आप पढ़ते वक्त क्या आप उसमें खुद से भी कुछ अपना दिमाग लगा रहे थे कि नहीं। तो इसीलिए मैं आपका माइंडसेट यूपीएससी के हिसाब से बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, सोचने के लिए मजबूर करूंगा। तो कल मैंने आपको सोचने के लिए मजबूर करने पे कहा था कि एक कंडीशन हो सकती है कि हम मून को क्या कर दें, दूर रखें, फिर हम मून यानी चंद्रमा को पास ला दें। ऐसे में जब दूरी बढ़े रहेगी फिर कम हो जाएगी तो जो बल लगेगा कम दूरी में वो ज्यादा लगेगा। लेकिन हमने हमें नहीं माननी है यहाँ पे। फिर हमने क्यों ना किया, हमने किया एक बड़ा ज्वार ले आया और बड़े ज्वार में हमने देखा कि बड़ा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। अब प्रश्न यही उठा कि बड़ा ज्वार कैसे आए। इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। वेट, थोड़ा सा लैपटॉप हैंग हो रहा है। ओके, तो हमने आपको बताया था कि अगर चंद्रमा को वही रखे जहां वो है और इसी के साथ में हम सूर्य का भी बल देखें तो सूर्य भी अगर मान सूर्य काफी दूर है और ऐसी अवस्था को हम एक सीध में आ जाए तो सूर्य कुछ ना कुछ बल लगाएगा पृथ्वी पर और चंद्रमा भी कुछ ना कुछ बल लगाएगा। मैंने बताया था मान लीजिए कि बिंदु पी, कोई भी मान लीजिए यहाँ यहाँ कहीं पे भी, तो बिंदु पी पर जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है वो 12 यूनिट का है और उसी बिंदु पी पर सूर्य भी कुछ ना कुछ बल लगाएगा, मान लीजिए वो 1 यूनिट का है, तो टोटल हो गया 13 यूनिट। अब आप पिछले आधार पे देखेंगे तो अब गुरुत्वाकर्षण बल तो अधिक हो चुका है पहले के मुकाबले में, अर्थात अब जो आपका ज्वार होगा वो लघु ना होके वो दीर्घ होगा, ना ही वो सामान्य होगा ना ही लघु, अब वो होगा दीर्घ ज्वार, क्योंकि आपके पास गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो गया है अधिक। इसके बाद मैंने यहाँ पर इसी को इस फिगर के माध्यम से समझाया था जो कि सेम चीज है और मैंने आपसे कहा था कि आपसे जो यहाँ प्रश्न जिस तरह के पूछे जा सकते हैं या फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करने में कि आपको अगर ऐसा फिगर दे दें और पूछे आप बताइए कि इसका परिणाम क्या होगा, तो आप बताएं लघु होगा सॉरी ज्वार लघु होगा या देना कि ज्वार दीर्घ होगा। इसी के साथ मैंने बताया था आपको कि ऐसी स्थिति को बोलते हैं सूर्य ग्रहण। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि इसकी चर्चा हम करेंगे
एक अलग सेशन में, जहां पर हम सिर्फ सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में ही पढ़ेंगे। इसके बाद जो है था कि अगर चंद्र ग्रहण आ जाए तो कौन सा ज्वार होगा? लघु दीर्घ ज्वार होगा। ये मैंने आपको कल प्रश्न दिया भी था। आप में से कुछ लोगों ने इसका उत्तर भी दिया होगा। क्या है तो आज फिर से सोचिएगा, पढ़िएगा किताब। मैंने 3 शर्त बताई है, जिसमें एक शर्त है आपके पास एक एडिशनल बुक होना चाहिए। तो प्रश्न के मुताबिक था कि चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या होती है जब पृथ्वी बीच में आ जाए और चंद्रमा एक तरफ और सूर्य एक तरफ। तो ऐसे में आपको बताना है किसी भी पॉइंट में, मान लीजिए बिंदु पी आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर दीर्घ ज्वार होगा कि लघु ज्वार? तो मैंने आपको बताया था कि लघु ज्वार नहीं होगा, अब भी दीर्घ ज्वार ही होगा। अब प्रश्न है कि ये कैसे होगा, यही चीज मैंने आपके लिए दी थी, ये आपका होमवर्क था। आते हैं नेक्स्ट पे। अगर किसी को आपका पूछ सकता है या फिर डाउट क्लास में मैं उसे क्लियर कर दूंगा, अगर प्रश्न वो पूछेगा तब। इसके बाद मैंने आपसे चर्चा की थी कि लघु ज्वार क्या होता है। अच्छा, आज मैं ये लिखा लिखा है चर्चा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कल की क्लास हमारी आधे पे ही रुकना पड़ा था। पीछे कारण क्या था? बारिश हो जाने की वजह से जो ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। फलस्वरूप जो अगर मैं वीडियो लंबी डालता तो फिर वो वीडियो, इसलिए मुझे वीडियो को शॉर्ट डालना पड़ा था। और वो जो मैंने डेटा यूज किया था वो मोबाइल का था, और जो मेरी जब वीडियो बन तैयार होती है तो लगभग 1 GB 2 GB की तैयार होती है। और वो ऐसा इसलिए कि मुझे पीपीटी की क्वालिटी हाई रखनी पड़ती है। भी मेरे कैमरे की क्वालिटी हाई नहीं हो पा रही है, बट फिर भी लगभग 1-1.5 GB आसानी से चला जाता है। 1 घंटे की वीडियो थोड़ी सी भी ज्यादा होती है तो 1.5 से 2 GB चला जाता है। ओके, अब प्रश्न ये था कि जब पृथ्वी यहाँ पे हो जाए और चंद्रमा यहाँ हो जाए, सूर्य ऐसी स्थिति में, यानी कि जब ये 90 डिग्री का कोण बनाए या फिर लंबवत आप कह लीजिए या कह लीजिए समकोण, तो ऐसी परिस्थिति में लघु ज्वार आता है। इसके पहले मैंने आपके सोचने के लिए कारण क्या दिया था? कारण दिया था कि नीप का मतलब होता है लघु ज्वार, लघु का मतलब है छोटा। अब अगर कोई चीज छोटा है तो किसी ना कोई तो आपका आधार होगा, तो आधार था सामान्य ज्वार। अब अगर आप देखेंगे कि सामान्य ज्वार कैसे आता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो लघु ज्वार कैसे आएगा? जब गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाए? कम। मैंने बताया था कि अगर आपको चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कम करना है तो दूरी वाला आप कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, दूरी बढ़ा दीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाए, कम हो जाएगा। पर मैंने आपको बोला था कि वो परिस्थिति आपको नहीं फॉलो करनी है, उसका अनुसरण आपको नहीं करना है। इसलिए आप बताइए। तो अब दिमाग में हम लोगों को क्या आया था कि चलो एक काम करते हैं, चंद्रमा से कुछ भाग निकाल देते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है और हम ऐसा कर ही नहीं पाएंगे। और फिर अगर एक बार हम एक भाग निकाल भी देंगे तो फिर जोड़ेंगे कैसे? क्योंकि हमें फिर से आगे चल के लघु ज्वार भी तो लाना है और सामान्य ज्वार भी तो लाना है। तो ये परिस्थिति भी हमें देखनी थी। ऐसे मैंने बताया था कि अगर सूर्य अपना गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ लगाए और चंद्रमा अपना गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ लगाए, यानी कि विपरीत स्थिति में नहीं, लंबवत स्थिति में, तो ऐसे में जो इनका परिणामी होगा वो ऐसे सीधे निकलेगा। अब इस ऐसी परिस्थिति में इनका परिणामी पहले दोनों के मुकाबले में कम हो जाता है। प्रश्न है कि कैसे कम हो जाता है? इसका उत्तर फिजिक्स वाले, विज्ञान का अध्ययन करने वाले छात्र बड़ी आसानी से जानते हैं, लेकिन आपको इसको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये इसका बेसिक कारण नहीं पूछा है। बस परिणामी बल कम हो जाएगा, और ना ही ऐसा कभी प्रश्न देखा गया है जो डायरेक्ट इस पे पूछे कि क्यों कम हो गया है। इसके बावजूद भी अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा, मैं आपको भौतिक के माध्यम से समझा दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। चलिए, अब प्रश्न है, अब यहाँ पर नीप टाइड यानी लघु ज्वार का वही चीज चित्र के माध्यम से करना है, लेकिन अब यहां तक हमने पढ़ा था, क्यों ना एक बार हम इसे आपको करके दिखा दें यहाँ पर भी, ताकि अब जो हमारा टॉपिक है वो यहीं से शुरुआत होगा जहां से कल हमने छोड़ा था। तो देखिए, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं कि, वेट करिए, ये जो आपका सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी को यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, और जो आपका चंद्रमा है ये इस तरफ बल लगाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो जो इसका परिणामी होगा ना तो यहाँ होगा ना तो यहाँ। अच्छा, प्रश्न है परिणामी का मतलब क्या है? परिणामी का मतलब होता है ओवरऑल, यानी टोटल कितना बल लगेगा।
हम ये मत बताओ कि यहाँ हमारा पैसा गया, आधा यहाँ गया। हम ये बताओ कि टोटल आपने कितना खर्च किया, कुल मिलाकर कितना खर्च किया। ऐसे ही कि ये मत बताइए कि सूर्य ने गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ लगाया, चंद्रमा ने यहाँ लगाया। आप हमें बस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि कितना बल लगा। तो आप, यही इसका होगा परिणामी बल। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि आपका जो पहले के मुकाबले कम हो जाता है। यहाँ बल का तात्पर्य किससे है? लोग लाइव कमेंट में फटाफट बता दीजिए। इसको मैं नहीं बताने वाला हूँ कि यहाँ बल का मतलब किस बल से है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। तो ऐसी परिस्थिति में आपके साथ कौन सा ज्वार आएगा? लघु ज्वार। अच्छा, अब प्रश्न ये है कि क्या सिर्फ ऐसी ही परिस्थिति में उत्तर है? नहीं, आप चंद्रमा को चाहे उत्तर में रखिए चाहे दक्षिण में, दोनों ही परिस्थिति में ऐसा ही होगा। ये सारी चीजें आपको खुद से सोचना है, लेकिन मैं यहाँ पे अभी आपकी एक तरह की बेसिक ही क्लासेस है जहाँ पर हम चीजें भी सीख रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम बस आपको हिंट देते जाएंगे और आपको सोचना होगा, क्योंकि हमने आपसे हमेशा कहा है जब तक क्लास इंटरेक्टिव नहीं बनेगी तब तक आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आज का जो टारगेट यही है कि पहला हमें जानना है कि अपभू ज्वार क्या है और उपभू ज्वार क्या है। तो सबसे पहले हम टारगेट करते हैं उपभू ज्वार को। उपभू ज्वार, देखिए उप का मतलब ही होता है समीप, अब भू का मतलब तो आप सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, भूमि यानी कि पृथ्वी। जब कोई चीज पृथ्वी के काफी समीप आ जाए तब जो ज्वार आएगा वो होगा अपभू ज्वार। अब प्रश्न उठता है कि कौन आ जाएगा पृथ्वी के समीप? तो आप बात कर रहे हैं ज्वार की, तो ज्वार के मुकाबले में कौन ऐसा फैक्टर है जो बहुत अधिक है? तो उसका उत्तर है साफ साफ चंद्रमा। यानी कि अगर चंद्रमा पृथ्वी के अधिक समीप आ जाए, समझ रहे हैं आप, अगर चंद्रमा पृथ्वी के अधिक समीप आ जाए तो कौन सा ज्वार आएगा? उपभू ज्वार। प्रश्न उठता है कि अगर चंद्रमा पृथ्वी के अधिक समीप आ जाएगा तब कैसा ज्वार होगा, ये आपको बताना है। देखिए चंद्रमा, मान लीजिए ये है आपका पृथ्वी और ये यहां था पहले आपका चंद्रमा। अब चंद्रमा यहां ना होके यहां आ गया है, ये पहली परिस्थिति थी और ये दूसरी परिस्थिति है। अब आपको बताना है कि किस प्रकार का ज्वार यहां पर आएगा। लाइव चैट चल रहा होगा, आप उम्मीद है रिप्लाई करिए, क्योंकि चंद्रमा पास आ गया यानी दूरी कम हुई है। बहुत ही सिंपल इसका उत्तर है, बहुत ही साधारण उत्तर है। उम्मीद है कि आपने अब तक जवाब दे दिया होगा, नहीं दिया है तो तुरंत दीजिए। 5 गिनती गिन लेता हूं, 5 4 3 2 1। समय समाप्त। उम्मीद है आपने दिया होगा। और अगर आप इसे ऑफलाइन देख रहे हैं या आप इसे तब देख रहे हैं जब इसकी लाइव या प्रीमियर खत्म हो गई है, तो ऐसे में आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके अपना उत्तर जरूर बताइएगा। चलिए अब अगला है अपभू ज्वार। अपभू ज्वार, देखिए इसको मैंने 3 शब्दों में तोड़ दिया। अप का मतलब होता है दूर, भू का मतलब होता है भूमि यानी कि धरती या पृथ्वी, जो भी आप कह लीजिए, और ज्वार का मतलब ज्वार ही होता है। इसके बारे में आप पढ़े हैं, किसे हम ज्वार बोलते हैं। तो जब पृथ्वी किसी चीज से दूर हो जाए और उस दूर होने के बाद जो ज्वार आए, ऐसे ज्वार को हम बोलते हैं अपभू ज्वार। प्रश्न फिर से वही है कि क्या दूर हो जाएगा। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की। मान लीजिए अगर ये अर्थ है आपका, यहां पर पहली कंडीशन है, पहली परिस्थिति ये है कि पहले आपका चंद्रमा यहां था। दूसरी परिस्थिति ये है कि अब आपका चंद्रमा यहां पर है, यानी कि यानी कि जब आपका चंद्रमा दूर चला गया, इसको हम बोलते हैं अपभू ज्वार।
अब ऐसे में किस तरह का बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा कि कम, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो आप लाइव में बताइए, हमारे टीम मेंबर आपसे जुड़े हुए हैं, आपके प्रश्नों का वो विवेचन करेंगे अगर आप उत्तर देंगे तब। चलिए, समय दिया जाता है 5 सेकंड का। 5 4 3 2 1। उम्मीद है आप में से कई लोगों ने उत्तर दे दिया होगा। तो अच्छा, हाँ, अब जो लोग रटने की प्रवृत्ति रखते हैं, रटने की प्रवृत्ति हटा दीजिए। बहुत सारे जगह पर ये बताया जाता है, मतलब मैं वो ट्रिक नहीं बताऊंगा तब, क्योंकि आपका दिमाग ना भटके। कि वो बताते हैं कि अभ्भू में क्या होता है कि जो चंद्रमा है वो क्या होगा, दूर चला, सॉरी, पास आ जाएगा। और जो अपभू है, अपभू में जो चंद्रमा है वो दूर चला जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ आपको ऐसा समझना ही क्यों है, याद ही क्यों करना। वो ट्रिक वगैरह भी देते हैं कई सारी चीज की, मतलब कुछ फॉर्मूले बना के। लेकिन आप यूपीएससी के कैंडिडेट हैं, आपके लिए ट्रिक नहीं, आपकी समझ की जरूरत है। समझेंगे कैसे? उप और उप का मतलब है समीप, यानी पृथ्वी से समीप। अब आप जान ही रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसकी चर्चा हो रही है। उम्मीद है आप मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो समझ पा रहे होंगे, क्यों लेंदी हो जाता है कभी कभी टॉपिक और क्यों वैसा ही हो जाता है। इसके पीछे का कारण भी यही है कि अगर मेरा मानना है कि आप टॉपिक एक बार समझ लीजिए, दोबारा जरूरत ही ना पड़े। इवन कई बार कुछ विद्यार्थी जिनसे मुझसे पढ़ा है वो बोलते हैं कि सर मुझे रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि मैं फिर भी आपको सुझाव देता हूँ, सलाह करता हूँ कि आप रिवीजन करिए, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, जो उपभू की कंडीशन है, उपभू की कंडीशन, उसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरिजी। ये नाम आप याद कर लीजिए और तुरंत मेरे साथ लिख लीजिए, पेरिजी। पीछे कारण भी है, आपको जल्द ही पता चलेगा। इसके बाद एपोजी को हम है अपभू, और इंग्लिश में बोलते हैं एपोजी। देखिए, आपको पता होगा चंद्रमा है, कोई ना कोई तो वो घूर्णन करता है और किसी ना किसी रूप में वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अगर सपोज करिए कि जो आपका चंद्रमा है वो ऐसे गोल गोल चक्कर लगाता है। ये गोल तो नहीं बना है, बट मान लीजिए एक समय के लिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ, गोल नहीं वृत्ताकार कह देता हूँ। वेट, वृत्ताकार। अच्छा, जिन लोगों को पता है कि मैंने गोल क्यों नहीं बोला वो कमेंट में रिप्लाई जरूर करिएगा। देखिए, वृत्ताकार मैंने आपसे बोला है, वृत्ताकार के पीछे कारण क्या है? अगर वृत्ताकार रहेगा तो चंद्रमा चाहे यहां पर रहे, चंद्रमा चाहे यहां पर रहे, बीच में मान लीजिए पृथ्वी है, ये अर्थ है। चंद्रमा चाहे यहां पर रहे चाहे यहां रहे, आपको लगता है क्या कभी चंद्रमा दूर रहेगा कभी पास रहेगा? इसका सामान्य सा उत्तर है जी बिल्कुल नहीं। इसका यानी कि जो चंद्रमा है वो वृत्ताकार में पृथ्वी का चक्कर लगाता ही नहीं है। तो प्रश्न है सर, हमने जो पढ़ा है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये बात आपने सही पढ़ी है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन वृत्ताकार में नहीं, इस फॉर्म में। ठीक है, इसको केपलर्स लॉ ने भी बोलते हैं, लेकिन आपको उसके बारे में नहीं जानना है। नाम इसलिए बता देता हूं ताकि आपको बस एक आइडिया रहे कि अगर कभी आप फिजिक्स के छात्र हैं और या फिर आप जो है साइंस के बैकग्राउंड से हैं, तो अगर आप एग्जाम में जाते हैं और आपसे, क्योंकि आप फिजिक्स के लिए भी रहेंगे, तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। लेकिन अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं या कॉमर्स के हैं या एग्रीकल्चर के, तो आपसे ये प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो देखिए, ऐसा होता है कि पृथ्वी होती है यहाँ पर और चंद्रमा एक स्थिति में यहाँ होता है और एक स्थिति में चंद्रमा यहाँ होता है। अब उम्मीद है आप में से काफी लोग समझ गए होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या था। देखिए, यहां से चंद्रमा और पृथ्वी की आप स्थिति देखिए तो कम है दूरी, और यहां से यहां देखिए तो यहां पर दूरी अधिक है, यानी कि यहां दूरी अधिक है और यहां पर दूरी कम है। ठीक, आपने कुछ नोटिस किया? ऐसी परिस्थिति को हम क्या बोलेंगे? जब देखिए पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी क्या है, कम, यानी कि चंद्रमा बहुत पास आ गया है, इसको बोलेंगे उपभू, और इसको बोलेंगे अपभू। अप का मतलब दूर,
ये भूमि से काफी क्या है, दूर है। और इसको मैंने बताया, उपभू को क्या बोलते हैं, पेरिजी, और अपभू को बोलते हैं एपोजी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर वही चीज दिखाई गई है कि जब ऐसी स्थिति होती है तो कितने किलोमीटर की डिस्टेंस होती है, तो वो है 3,62,750 किलोमीटर। और जब बात करें अपभू की, तो अपभू में लगभग हो जाती है 4,05,410 किलोमीटर। अगर आप मोटा मोटा अंतर देखना चाहते हैं तो लगभग 50,000 के तकरीबन आपको अंतर मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, मैंने बोला मोटा मोटा, ठीक है। जब भी आप मेरी क्लास कर रहे हैं तो यह ध्यान दीजिए कि पहली बात, मैं क्लास में बहुत मस्ती नहीं करने वाला, यानी क्लास का जो एक एक मिनट होगा वो काफी ही महत्वपूर्ण होगा। आपने 1 मिनट यहाँ ध्यान भटकाया, ऐसा बहुत चांस है, ऐसा बहुत फिर आपके लिए हो जाएगा कि आपको अगली चीजें ना समझ में आए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जब क्लास देखते हैं तो बड़ी ही ईमानदारी से देखिए। अगर आपको समझना है कि मेरी क्लास का जो तरीका होता है वो क्या है, तो एक मूवी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, एक बार उसे देख लीजिएगा, तब आप समझ जाएंगे कि अगर आप मेरी क्लास का 1 मिनट भी बर्बाद करते हैं तो आपको, मूवी है बदला, तापसी पन्नू जी है उसमें और अभिषेक बच्चन जी हैं। देखिएगा किस तरीके का रोल है। 1 मिनट की अगर गलती हुई तो आप इस मूवी को समझ ही नहीं पाएंगे, अंत तक आपको लगेगा कि नहीं, मैं ये सोच रहा था ये सही होगा, लेकिन वास्तव में कुछ और ही सही होता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा, इस मूवी को एक बार देखिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाए कि मेरा पैटर्न क्या है पढ़ाने का। क्योंकि अगर आप 1 सेकंड 1 मिनट भी मिस करिए, फिर आपको चीजें समझ में कम आएंगी। उम्मीद है कि आपको अभी तक आ गया होगा अपभू और उपभुज्वार का मतलब। आ गया है तो लाइव में बोल दीजिए यस और नो। अगर नहीं आया है तो क्या नहीं आया है उसको कमेंट में पूछ लीजिएगा कि सर मुझे ये चीज एक्सप्लेन फिर से कर दीजिए। संडे की क्लास में मैं आपके डाउट निश्चित ही रखूंगा, अगर डाउट आता है तो। चलिए, अब आता है व्हाट इज ट्रॉपिकल टाइड। इसको अयनवर्ती भी बोलते हैं, अयनवर्ती ज्वार भी बोलते हैं हिंदी में। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए, या मान लीजिए एक सेकंड के लिए आपको पता नहीं है, ये है हमारी पृथ्वी, इसके चारों ओर है पानी, ये बात आपको पता ही पता है। अच्छा, चारों ओर वातावरण भी है, लेकिन मैं यहाँ पे जो संदर्भ ले रहा हूँ वो पानी से ले रहा हूँ। ये मत समझिएगा कि हमें बताया गया था कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक लेयर है, स्तर है, जिसे हम वायुमंडल बोलते हैं। वो बात सही है, लेकिन यहाँ पे मैं जो संदर्भ ले रहा हूँ वो पानी का ले रहा हूँ। इन बातों का ध्यान रखिएगा। ठीक, मान लेते हैं यहाँ बात कर रहे हैं पॉइंट पी की। ये पॉइंट पी यहाँ भी हो सकता है या फिर यहाँ पे भी। अभी के लिए मैं बस ऐसा बता रहा हूँ, कारण आप समझिएगा। और मान लीजिए यहाँ पर है चंद्रमा, तो इनके बीच की दूरी है, मान लीजिए एक्स किलोमीटर। एक्स नहीं, एक यूनिट में ले लेते हैं, मान लीजिए है 10 किलोमीटर। ध्यान रखिए, 10 किलोमीटर नहीं 10 यूनिट करते हैं। वेट करिए, इरेज कर दे, काफी गंदा हो गया। ओके, हाँ, तो मैं आपसे बात कर रहा था, मान लीजिए इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 10 यूनिट, ठीक है। यह 100 यूनिट मान लीजिए, समझने में आसानी होगी। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, 100 यूनिट। अब इसको मैं आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो यहाँ जान लेना। आगे चल के आपको मैं इसका पूरा कारण बताऊंगा, पूरा ब्यौरा दूंगा जब हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान। और परेशान नहीं होना, भू आकृति विज्ञान इसी के बाद ही चलेगा, यानी समुद्र विज्ञान के बाद। देखिए, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में मैंने जो दूरी मानी है वो 100 यूनिट, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी पृथ्वी है वो एकदम ऐसे सीधे नहीं है, मतलब गोलार्ध के फॉर्म में ऐसे सीधे नहीं खड़ी है, वो 23 डिग्री झुकी हुई है। ये आप जो देख रहे थे, ये 0 डिग्री, आप ऐसे, ये था पृथ्वी और आप इसे 0 डिग्री पे ऐसे खड़ा कर दे रहे थे सीधा। सच्चाई क्या है कि इसको आप 23 डिग्री झुकाइए ऐसे, और पृथ्वी अब है 23.5 डिग्री, 23.5। तो आपकी जो पृथ्वी वो क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये फिगर थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है, उम्मीद है आप खुद से समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। 23.5 डिग्री क्या है, पृथ्वी झुकी हुई है, यानी कि यहाँ आपका 0.5 ये आपका यहाँ होगा,
और 23.5 यहाँ पर ऊपर की तरफ और 23.5 नीचे की तरफ। अच्छा, ऊपर नीचे का क्या यहाँ तात्पर्य है? देखिए, ये आपका होता है अगर पृथ्वी, तो पृथ्वी के बीच के जो सबसे लाइन होते हैं हम उसे बोलते हैं 0 डिग्री, जैसे सामान्यतः विषुवत रेखे के नाम से भी जानते हैं। घबराना नहीं है, भू आकृति विज्ञान में आप सिर्फ यही सब पढ़ेंगे। उसको 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ और नीचे वाले को बोलते हैं साउथ, यानी कि उत्तर और दक्षिण। तो ये आपका होता है 23.5 डिग्री और ये आपका यहाँ भी होता है 23.5 डिग्री। अब यहाँ पे कर्क रेखा और मकर रेखा का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, बस आपको बता रहे हैं। इन्हीं को मैं बोल रहा हूँ 23.5 और इसको मैं बोल रहा हूँ 23.5। ये है उत्तर में और ये है 23.5 दक्षिण में। तो ये हो गया उत्तर में और ये हो गया दक्षिण में। अब ये भी इस चंद्रमा से मान लीजिए यहाँ पर है चंद्रमा, मून। आप एक बात बताइए, पहले आपकी पृथ्वी आप ऐसे मान रहे थे, आपका जो 23.5 था, जो यहाँ पे ये वाला बिंदु था और यहाँ वाला, वो तकरीबन यहाँ पर था। अब आपने क्या किया है, अब आपने पृथ्वी को थोड़ा झुका दिया है, यानी कि अब आपका जो 23.5 है, एक 23.5 यहाँ है और एक 23.5 यहाँ। मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, इस परिस्थिति में अगर 100 यूनिट है तो इस परिस्थिति में चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी कितनी होगी? आपके पास 4 ऑप्शन है। 100 यूनिट ही होगी, दूसरा ऑप्शन है 100 यूनिट से ज्यादा, 100 यूनिट से ज्यादा, तीसरा ऑप्शन है 100 यूनिट से कम, वेट 100 यूनिट से कम, चौथा ऑप्शन है सर मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता। तो आप अपना ऑप्शन पहले एक चूज करिए और मुझे लाइव चैट में रिप्लाई करिए। समय मिलता है 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। उम्मीद है आपने उत्तर दिया होगा। तो ये जो 100 यूनिट 100 यूनिट 100 यूनिट है, देखिए ये झुक गया ना, तो ये जो बिंदु है, अब ये चंद्रमा के इसका झुकाव बढ़ गया, यानी कि अब इनके बीच का जो दूरी है क्या हो जाएगा? अब दूरी कम होगा, दूरी कम होगा तब क्या होगा? जो आपका बल है वो क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। बल ज्यादा लगेगा यानी कि ज्वार सामान्य ज्वार की अपेक्षा उच्च जाएगा। बात समझ पा रहे हैं मेरी, जो मैं कहना चाह रहा हूं? उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चले, तो ये था आपका पिछले स्लाइड में आयनवर्ती ज्वार के बारे में। आते हैं नेक्स्ट में। अच्छा, इसका इंग्लिश जानते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसा देखा जा रहा है कि ट्रॉपिकल वगैरह भी इस तरह के सामान्य शब्द यूज किए जा रहे हैं, तो कभी आपसे पूछा जाए तो आप इंग्लिश में जानते रहिए। ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना मीडियम इंग्लिश कर लीजिए, मेरा कहने का तात्पर्य है कि कुछ अंग्रेजी के शब्दों को भी जानते रहिए, लेकिन कोशिश करें कि आप ज्यादातर हिंदी पढ़ें। अगर आप हिंदी माध्यम में एग्जाम दे रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि मैं इस हिंदी माध्यम में ज्यादा से ज्यादा, वेट करिएगा 1 मिनट, चार्जिंग लो हो जाती है और माइंड से निकल जाता है। अच्छा, अगर आपको वॉइस की प्रॉब्लम है तो आप ईयरफोन लगा करके पढ़ा करिए, ठीक है? मेरी तरफ से थोड़ी दिक्कत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना, क्या करें, और शेयर भी नहीं कर रहे हैं। बट फिलहाल मैंने बोला कि ये सब बातें बीच में नहीं, एकदम लास्ट में, तो लास्ट में ही करेंगे, चाहे जितनी भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्लास हो और चाहे महत्वहीन क्लास हो, फिर भी ये सब बातें बाद में। तो प्रश्न है कि व्हाट इज इक्वेटोरियल टाइड? इसको बोलते हैं भूमध्य रेखीय ज्वार। आप एक बात बताइए, ये प्रश्न आपके लिए है, हमारी पृथ्वी गोल है कि नहीं? पृथ्वी गोल है कि नहीं? यहाँ गोल का तात्पर्य गोल से, मतलब जैसे आप गोला देखते हैं। 5 सेकंड रिप्लाई करिए। 5 4 3 2 1। उम्मीद है आप लोगों ने रिप्लाई जरूर किया होगा और हमारे टीम मेंबर आपके रिप्लाई को भी देख रहे होंगे।
जिन लोगों ने गोल बताया उनका जवाब गलत है। पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी का जो आकार है वो गोलाब है, यानी कि वो इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से। मेरा फिगर सही नहीं बन रहा है। ऐसे शेप को हम बोलते हैं जो बीच से थोड़ा उभरा हुआ हो और ऊपर की तरफ जाके ध्रुवों की तरफ चपटा हो। इसको हम बोलते हैं गोलाब। गुलाब बोलते हैं और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं जियोइड। ठीक है, तो पृथ्वी की इस पर्टिकुलर संरचना को हम बोलते हैं गोलाब। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए, सपोज करिए कि पहली स्थिति में जब आप मून को देख रहे हैं, ये अर्थ है आपका और ये है आपका मून। देखिए, भूमध्य रेखा मतलब भूमि का मध्य। कहाँ है भूमि का मध्य? 0 डिग्री पे। तो इस 0 डिग्री अगर पी पॉइंट देखें और ये है आपका मून, तो यहां पर इसको मून चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण पर लगाएगा और मान लीजिए यहां पे भी जो दूरी है वो कितनी है? 100 यूनिट। लेकिन आपने पाया जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो तो गलत था। क्यों? क्योंकि पृथ्वी गोल है ही नहीं। यानी कि पृथ्वी का आकार कुछ ऐसा है। यानी 0 डिग्री अब पहले के मुकाबले थोड़ा आगे आ चुका है। ये अर्थ आपका, ये पहले यहां था, अब देखिए थोड़ा सा आगे आ गया है, इतना। अब चंद्रमा वहीं पर लीजिए। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कम होगी कि घटेगी। तो आंसर है कि इसको जो दूरी होगी वो 100 में से कुछ ना कुछ माइनस हो जाएगी। मान लेते हैं x। थोड़ी दूरी क्या हो गई? कम हो गई। अब जब थोड़ी दूरी कम हुई तो हमने इतना देखा, बस क्या हो गई? दूरी कम। दूरी कम का मतलब क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण बल अधिक। गुरुत्वाकर्षण बल अधिक। अब जब गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो गया तो ज्वार क्या होगा? सामान्य से उच्च आएगा। तो इस तरह के ज्वार को हम बोलते हैं भूमध्य रेखीय ज्वार। इसका नाम भूमध्य रेखा क्यों बोला गया? क्योंकि ये भूमध्य रेखा पर ही आता है। भूमध्य रेखा पर आता है। उम्मीद है बात है आपको यहाँ तक क्लियर। अगर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए कि यस सर, या फिर नहीं है तो बोले नो सर। तो हमारे टीम मेंबर आपको इसके बारे में बताएंगे। अगर आपको फिर भी नहीं क्लियर है तो संडे की क्लास में मैं बताऊंगा। चलिए, तो ये था अब तक का हमने जो पढ़ा। ज्वार क्या है, कैसे आता है, क्या कारण है और कितने प्रकार के होते हैं, और उन प्रकारों का अध्ययन किया हमने। अब हम पढ़ेंगे कि ज्वार के जो उत्पत्ति का सिद्धांत है इसको कितने लोगों ने दिया। देखिए, वास्तव में ज्वार की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, बहुत सारे इसके सिद्धांत हैं, लेकिन यूपीएससी के अगर हम माध्यम से देखें तो न्यूटन का संतुलन सिद्धांत, यहां मैं लिख देता हूं, न्यूटन का संतुलन सिद्धांत, ये यूपीएससी के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वास्तव में ये अति महत्वपूर्ण है। तो हम समझेंगे कि न्यूटन संतुलन सिद्धांत क्या है, इसकी महत्वपूर्णता क्या है, आदि चीजों के बारे में। चलिए फिर समझते हैं। पहला प्रश्न है, रीजन बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ टाइड। यानी कि जो आपका ज्वार आने के पीछे की कारण है वो, उसकी उत्पत्ति कैसी होती है, इसी को बताया था न्यूटन ने। तो न्यूटन ने कम से कम 2-3 एजम्पशन माना था, यानी अपने मन में पहले से एक धारणा बनाई थी। उसी आधार को मानते हुए उन्होंने चीजों को एक्सप्लेन किया, विस्तार किया और उसको समझाया। क्या था वो, पहले हम वो समझ लेते हैं। उन्होंने पहले कहा कि पृथ्वी पूर्ण रूप से क्या है? गोल। तो न्यूटन का पहला एजम्पशन क्या था? पृथ्वी क्या है? गोल। न्यूटन ने बताया था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर 2 तरह के बल लगते हैं, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और उस पे अपना खुद का अपकेंद्रीय बल।
कौन सा बल? अपकेंद्री बल। लेकिन न्यूटन ने इसको ऐसे बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी, या मैं लिख दूं अर्थ, पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? अक्ष पर घूर्णन गति करती है। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि घूर्णन गति क्या है वो समझ लीजिए। आप एक जगह खड़े हो जाइए ऐसे, या रुकिए, हाँ, आप एक जगह ऐसे खड़े हो जाइए और ऐसे गोल गोल घूमिए एक ही स्थान पर, अपने स्थान पर खड़े होकर ऐसे ऐसे गोल गोल घूमिए। इसको बोलते हैं घूर्णन गति। ठीक है। पेन से इसलिए नहीं दिखता क्योंकि पेन बहुत छोटी है और इसका पूरा कलर ब्लैक है, इसलिए मैंने दूसरे उदाहरण लिया। तो अगर आप अपने अक्ष पर ऐसे घूमते रहिए, इसको बोलते हैं घूर्णन गति। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? घूर्णन गति करती है, जिससे एक प्रकार की बल की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल। प्रश्न यहाँ पर यह भी है कि ये जो अपकेंद्रीय बल होता है ये कितने प्रकार का होता है? तो ये दो प्रकार का होता है, एक बाहर की ओर और एक अंदर की ओर। मतलब ये जो बल है दो तरफ लगते हैं, एक बाहर की ओर एक अंदर की ओर। तो न्यूटन ने बताया दूसरा कि पृथ्वी पर जो अपकेंद्रीय बल है वो दो तरफ लगता है, बाहर की ओर एक अंदर की ओर। तीसरा जो इनका अजम्पशन था वो इन्हीं दोनों का फॉर्म का रिजल्ट था, यानी इन्हीं दोनों का रूप का रिजल्ट था। देखिए जो अपकेंद्रीय बल है वो डिपेंड करता है त्रिज्या पर। कहा गया मार्कर? जो आपका अपकेंद्रीय बल है ना, अपकेंद्रीय बल, ये जो निर्भर करता है, यानी ये निर्भर करता है त्रिज्या पर। त्रिज्या पर का मतलब क्या है? और भी चीजों पर निर्भर करेगा लेकिन त्रिज्या पर भी निर्भर करता है। तो अगर पृथ्वी गोल है तो उसका सब जगह अपकेंद्रीय बल क्या होगा? समान। तो इन्होंने यही बताया तीसरे वाले में कि जो आपका पृथ्वी है, क्योंकि वो गोल है, तो अगर अपकेंद्रीय बल यहाँ 50 यूनिट लग रहा है तो यहाँ पे भी 50 यूनिट लगेगा। यानी इनका तीसरा था कि अपकेंद्रीय बल क्या होगा? बल समान होगा। इसी के साथ इन्होंने यह भी माना था कि पृथ्वी पर जो आपका स्थल खंड है और जो जल खंड है, यानी जहां जल पाया जाता है जहां स्थल खंड पाया जाता है, ये दोनों लगभग, ध्यान से सुनिएगा, लगभग में बराबर है। तो ये था न्यूटन का पहले एजम्पशन, यानी जो उन्होंने पहले से मानकर रखा था। अब इसी को वो आधार है और इसी से वो अपनी थ्योरी को बताएंगे कि जो ज्वार है वो ज्वार आता क्यों है। चलिए आइए समझते हैं। एक मिनट रुकिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो यही चीज जो मैंने यहाँ लिखी है, पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है जिससे दो फोर्स जनरेट होते हैं जो कि वास्तव में एक ही है। पहला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल, वेट कहा गया, अपकेंद्रीय बल अंदर की ओर, और दूसरा अपकेंद्रीय बल बाहर की, सॉरी ये बाहर की ओर, ये अंदर की ओर है। ओके, अब देखिए आपको समझना है कि यही न्यूटन ने सिद्धांत दिया था कि जो ज्वार उत्पादक बल है, ज्वार उत्पादक बल है वो किसके बराबर होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल किसका? चंद्रमा का। और उसी में हम कुछ जोड़ दें, क्या जोड़ दें? या तो अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल किसका? पृथ्वी का, या फिर उससे घटा दें। प्रश्न यही है कि न्यूटन ने ये चीजें कैसे सोची। प्रश्न ये भी उठता है कि न्यूटन ने जब ज्वार उत्पादक बल बताया तो वहां पर उन्हें अपकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल को बारे में क्यों सोचा। प्रश्न ये भी है कि किस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल जुड़ेगा और किस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा अपकेंद्रीय बल से। तो आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं प्रीवियस स्लाइड में लेके चलता हूं और आपसे एक प्रश्न हो जाए। देखिए, अगर ये आपका है पृथ्वी, आप आकार को मत देखिए क्योंकि मेरे से अभी पूरा गोला ठीक से नहीं बन पा रहा है, हो सकता है आने वाली क्लासेस में बन जाए।
और ये है आपका चंद्रमा। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर है बिंदु P, और यहाँ पर मैं आपसे बात करूं यहाँ है बिंदु Q। ध्यान से समझिएगा, यहाँ है बिंदु P और यहाँ है बिंदु Q। आपको पता होगा चंद्रमा, एक मिनट, चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा बिंदु P पर भी, और चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, इसको मैं थोड़ा नीचे से दिखा देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो, बिंदु Q पर। अब प्रश्न ये है कि ये बताइए, जो बिंदु P पर ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी गुरुत्वाकर्षण बल है वो ज्यादा होगा कि बिंदु Q पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा? आपको यहां पर एक इन दोनों में से या फिर इन तीनों में से आपको एक भरना है। यह है आपका पहला ऑप्शन, यह है आपका दूसरा ऑप्शन, यह है आपका तीसरा ऑप्शन। आपको समय मिलता है 5 सेकंड का। लाइव चैट में है आप तो बताइए, वरना कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करिएगा। आप पैरेलल में रिप्लाई करते जाया करें, इससे मुझे उत्साह भी मिलता है कि आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। रिप्लाई नहीं करेंगे तो इसमें आपका ही हानि है। चलिए रिप्लाई करिए, आपके पास है 5 सेकंड। 1, 2, प्रश्न यही है कि इन दोनों के बीच में किसका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा, बिंदु P की बिंदु Q? 3, 4, 5। उम्मीद है जिनको रिप्लाई करना था उन्होंने कर दिया होगा, और जिनको नहीं समझ में आ रहा था वो अभी तक नहीं किए होंगे, बट मेरा मानना है आप रिप्लाई करते रहिए। चलिए, तो इसका जो सही उत्तर है वो है बिंदु P पर। बिंदु P पर ज्यादा लगेगा, यानी पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न है क्यों? वही पुराना कॉन्सेप्ट, क्योंकि इनके बीच में दूरी कम है और इनके बीच में दूरी ज्यादा है। इसमें दूरी ज्यादा है, इसमें दूरी कम है, अर्थात दूरी कम बल ज्यादा, दूरी ज्यादा बल कम। समझ पाए? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब देखिए, मान लीजिए यहां पर है आपका पृथ्वी, ठीक। अगर आप पुराना कॉन्सेप्ट अभी मेरे समझ गए जो मैंने बताया, और इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, तो आपको कभी भी न्यूटन के संतुलन सिद्धांत में कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ना कोई और क्लास देखने की जरूरत पड़ेगी। मेरा टारगेट यही होता है कि जब आप मेरी क्लास देखें तो सिर्फ आप एक ही क्लास देखें, यूट्यूब की और क्लासेस ना देखें, क्योंकि सारा कंटेंट आपको यहाँ ही मिल जाए। अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, तो मैं उसको एक बोनस क्लास लेके बताऊंगा, जिसको मेरा नाम होगा ज्वार-भाटा पार्ट 3 या फाइनल पार्ट करके। तो वहां पर हम चीजों का अध्ययन करेंगे। अब देखिए, ये है पृथ्वी और यहां मान लीजिए है चंद्रमा, मून। अब चंद्रमा बिंदु P पर भी गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, जिसको मैं यहां लिख लेता हूं बिंदु P, और बिंदु Q पर भी गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। ठीक, एरो से मैंने दिखा दिया। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। कहाँ ज्यादा लगेगा कहाँ कम, आपको ये भी क्लियर होगा। और अब हम एक चीज और जोड़ेंगे, क्योंकि न्यूटन ने बताया था पृथ्वी पर 2 बल काम करते हैं, एक गुरुत्वाकर्षण बल और एक अपकेंद्री बल। और अपकेंद्री बल जो हम लेंगे वो बाहर की तरफ वाला लेंगे अभी के समय। गुरुत्वाकर्षण बल हमने देख लिया, अब देखेंगे अपकेंद्री बल। तो बिंदु P पर गुरुत्वाकर्षण बल के साथ अपकेंद्री बल भी बाहर की ओर लग रहा है। यहां तक में कोई डाउट अगर है तो तुरंत बताइए, बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं। और अगला है कि यहां पर भी अपकेंद्री बल बाहर की ओर लग रहा है। अब देखिए, अगर हम बात करें बिंदु P पर, देखिए आपको रटना नहीं है, आपको जो मैंने ये फिगर के माध्यम से समझाया ना, अगर आप ये फिगर ही समझ लीजिए, उत्तर आप अपने आप बना लेंगे। बिंदु P पर क्या है? अगर आप बिंदु P पर देखेंगे तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, यानी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, और दोनों की दिशा एक समान है, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। जैसे समझिए कस्सी का हम खेल खेल रहे हैं, 10 लोग वहां हैं और 10 लोग यहाँ हैं। हमारे तरफ 2 लोग और आ गए, तो हमारा बल क्या होगा? हमारे बल में कुछ बल और जुड़ जाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल तो लग ही रहा था। इसी के साथ क्या लग गया? पृथ्वी का अपकेंद्री बल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका मतलब क्या हो गया? अब आपका जो बल है पहले की तुलना में ज्यादा हो गया। इससे रिजल्ट क्या होगा? बल ज्यादा, तो ज्वार भी क्या हो जाएगा? उच्च कोटि का। यहाँ उच्च कोटि का मतलब क्या है?
ऊंचा इसकी ऊंचाई होगी, ज्वार की जो ऊंचाई है वो काफी अधिक हो जाएगी क्योंकि अब केंद्रीय बल भी आ गया। अब देखिए यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल क्यू पर इधर जा रहा है, यानी हम बात करने वाले हैं बिंदु क्यू पर। क्यू पर बिंदु क्यू पर क्या हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल किसकी तरफ है, चंद्रमा की ओर। यानी कि जो एक ग्रेविटी का लग रहा है, और इसी के साथ साथ ध्यान दीजिए जो ये आप देख रहे हैं अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल विपरीत दिशा में है। यानी कि अगर एक पेन इधर से कोई खींचो और एक पेन इधर से, इस पर बल क्या हो जाएगा, कम लगेगा। यानी जैसे रस्सा कस्सी में देखिए, अगर आपको जीतना है तो आपका जो अपोनेंट है वो कम होना चाहिए, लेकिन वो उधर से लगा रहा है और आप इधर से लगा रहे हो तो आपका बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे ही यानी कि हम mg पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में से क्या करेंगे, अर्थ का अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माइनस कर देंगे। वास्तव में ये माइनस नहीं होता, ये होता है इस तरह का सिंबल अंतर, यानी जो ज्यादा होगा वो आगे आ जाएगा और जो कम होगा वो पीछे, यानी बड़े एम से छोटा घट जाएगा। अगर आप इन दोनों स्थितियों, अच्छा यहां देखिए, अब यहां पर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल यानी जो बल है आपका वो क्या होगा, सामान्य से थोड़ा कम हो जाएगा। यानी यहाँ जो ज्वार आएगा, ज्वार की ऊंचाई क्या होगी, पहले के मुकाबले कम होगी, यानी कि एक तरह का लघु ज्वार होगा। तो इसी ने समझाया था न्यूटन, इसी को समझाया था न्यूटन ने। अगर आप जब इन दोनों को मिला देंगे, यानी कि बल की बात करें कि बल कितना लगेगा, तो वो डिपेंड करता है कि मून की ग्रेविटी और परिस्थिति अगर जी पर है, सॉरी परिस्थिति अगर पी पर है तो जुड़ जाएगा, और क्या जुड़ेगा, अर्थ का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रीय बल। अगर बिंदु क्यू पर बात करें तो बस यही सेम चीज होगा और ये घट जाएगा, और इसी को बोलते हैं ज्वार उत्पादक बल इज इक्वल टू mg प्लस माइनस इसी। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो रिप्लाई करिए कमेंट में यस और नो, अगर नहीं आई है तो पूछे क्या नहीं आया है समझ में, हमारे टीम मेंबर आपको रिप्लाई करेंगे। और ध्यान दीजिए अगर आपको ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं और टीम मेंबर को भी कुछ ना कुछ अमाउंट दिया जा रहा है तो आप प्रश्न पूछिए, वो बैठे किस लिए हैं, ठीक है, उनसे भी काम करवाइए। और अगर आप नहीं पूछ रहे तो ये तो आपकी गलती है, ठीक है। चले आते हैं नेक्स्ट पे, और हमारा मिशन मत भूलिएगा, हमारा मिशन है यूपीएससी 2023, इसी साल हमको निकालना है, मतलब अगले साल। अब देखिए न्यूटन ने जो माना था उसकी कुछ सीमाएं भी हैं, उसकी कुछ सीमाएं भी हैं, बिना इसको पढ़े आप अपने मन से बताइए। 5 सेकंड में आपको देता हूं, काउंट नहीं करूंगा, आप बताइए पैरेलल में सुनते सुनते कि क्या हो सकती है। न्यूटन ने शुरुआत में ही ऐसी क्या अवधारणाएं थी जो गलत मान ली थी अपने मन में, जो आगे चलकर कट गई बात, लेकिन जब न्यूटन थे तो उनके समय में ये बात मानी जा रही थी। चलिए उम्मीद है आपका समय खत्म और आपने रिप्लाई भी दे दिया होगा, नहीं दिया है तो आप गलती कर रहे हैं। चलिए देखते हैं वो क्या है। सबसे पहला है, उन्होंने माना कि जो वाटर बॉडी है यानी कि जल खंड और स्थल खंड, ये दोनों ही क्या है, समान है। एक बात बताइए, अगर आपने मैप देखा होगा और आज आप यही काम है एटलस उठाइए, अगर नहीं खरीदा है तो जाके तुरंत खरीदे और देखिए एटलस में, ये अगर 0 डिग्री है आपको वर्ल्ड मैप में ये मिल जाएगा, ये चीजें आपको वर्ल्ड मैप में मिल जाएगा। अगर आपने ऑक्सफोर्ड का लिया तो मुझे जहां तक याद है 105 पेज पे नंबर मिल जाएगा, 95 से 105 के बीच में। अगर नहीं मिल रहा है, लेटेस्ट एडिशन होगा तो आपको किसी ना किसी वहां पे इंडेक्स होगा, इंडेक्स में ढूंढ लीजिए वर्ल्ड मैप या विश्व का मानचित्र कहाँ है, विश्व का मानचित्र। उम्मीद है आपको ये सब पहले से पता होंगे कैसे देखा जाता है, नहीं देखा जाता है तो कमेंट में पूछेगा, हम बता देंगे। तो ये है आपका 0 डिग्री, बात समझ में आई, वेट करिए, ये है आपका 0 डिग्री। 0 डिग्री के ऊपर मैंने बताया क्या होता है, उत्तर। आप देखेंगे कि जितने स्थल खंड हैं बड़े बड़े सब उत्तर में है, और दक्षिण में जो स्थल खंड है वो काफी कम है। इसकी जांच आप कैसे करेंगे, आपको मैंने 7 महाद्वीप के बारे में बताया है, इन 7 महाद्वीपों को देखिएगा और देखिएगा कितने महाद्वीप उत्तर में है, आप जान जाएंगे
कितने महाद्वीप उत्तर में हैं और उनका आकार कितना बड़ा है। एक हिंट देता हूँ, रशिया और नॉर्थ अमेरिका यानी रूस और उत्तरी अमेरिका, ये आपको सबसे बड़ा मैंने हिंट दिया है। आप देखेंगे आप खुद ही समझ जाएंगे कि कितने स्थलखंड ज्यादा है और कितने जलखंड। तो आपको पता चलेगा कि उत्तर में स्थलखंड क्या है, ज्यादा है, जबकि दक्षिण में जो स्थलखंड है वो क्या है, कम है। और न्यूटन ने क्या कि उसको सेम मान लिया था, मतलब समान मान लिया था। तो न्यूटन की तो सबसे पहली गलती यही निकलती है, सीमा यही है कि न्यूटन को ये मानना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये वास्तव में है ही नहीं। दूसरा क्या है, आपने देखा होगा अभी पिछली स्लाइड में कि एक बिंदु P पर ज्वार क्या आ रहा है, अधिक ऊंचा, अधिक ऊंचा। और उसी बिंदु पर दूसरे पे, मतलब उसी समय पर दूसरे बिंदु पर प्यार क्या, वो सॉरी ज्वार जो है वो क्या आ रहा है, कम, यानी कि उसकी जो ऊंचाई है वो क्या है, कम। एक चीज याद करिए, ज्वार जितनी ऊंचे का एक बिंदु पर आता है उतने ही ऊंचे का लगभग में दूसरे बिंदु पर भी आता है। और यहाँ पर तो न्यूटन ने कुछ बात ही अलग कह दी, जो कि वास्तव में होता ही नहीं है। यानी कि ये अपोजिट वाले पॉइंट को, यानी विपरीत बिंदु को समझाने में, विपरीत बिंदु की ऊंचाई को ज्वार समझाने में असफल रहे। विपरीत बिंदु के ज्वार की ऊंचाई को समझाने में असफल रहे, असफल रहे। ये था आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या है, आपको ये पता होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा भी की थी, कि जो पृथ्वी का आकार है, पृथ्वी का आकार वो तो गोल है ही नहीं, वो तो गोल है ही नहीं, तो क्या है, गोलाभ है। जब पृथ्वी का आकार गोलाभ है तो आप कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी का आकार गोल है, यानी कि आपने जो भी आधार माना है वो आधार ही गलत है। तो आपका जो पूरा ओवरकम होगा यानी रिजल्ट होगा वो भी गलत होगा, और जो कि वास्तव में गलत निकला है। ये दूसरे पॉइंट ही काफी है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। न्यूटन की सीमाओं को आप सिर्फ 3 पॉइंट में ही समझा सकते हैं, जो कि आपके सामने है। आते हैं नेक्स्ट पे, और लगभग आपका टॉपिक खत्म होने को ही है। अच्छा, एक प्रश्न देखिएगा, कुछ बोनस चीजें अभी भी हैं जो ज्वार भाटा में हमें पढ़नी है, वो लगभग आधे घंटे की होंगी। और वो चीजें आपको क्या करनी है, जब आप बुक पढ़िए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, सर जैसे युति और वियुति का कॉन्सेप्ट आपने नहीं बताया। अब देखिए मुझे याद आ रहा है, लेकिन आप ये पूछिए मुझसे कि सर आपने युति और वियुति का कॉन्सेप्ट नहीं बताया, या फिर आपको लगता है कि कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो मुझे बतानी चाहिए, जैसे अमावस्या और पूर्णिमा वाली बातें। हालांकि मैंने बता दी हैं घुमा करके, कैसे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, यही मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। अगर आप अमावस्या और पूर्णिमा का कॉन्सेप्ट जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जरूरत ही नहीं है कि आपको परेशान होने की अभी, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान, तो वहां पर इस सब चीजों की हम चर्चा करेंगे। जलवायु विज्ञान में भी इसकी चर्चा होगी, तो इसके लिए परेशान होना ही नहीं है आपको। जब आप 50 से 60 दिन की क्लास कंप्लीट कर लें, उसके बाद अगर आपको चीजें में कमी मिले तो आप बताइए। उससे पहले आप थोड़ा विश्वास करके पढ़ते रहिए। मैंने गारंटी दी है कि 50 दिन में आप प्री और मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक हो जाएंगे। मतलब है कि आप लायक हो जाएंगे। समझ रहे हैं बातों को? चलिए तो देखते हैं कि पहला इफेक्ट क्या है ज्वार का। आपने इसको मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था। अब देखिए, जो आपके छिछले सागर होते हैं या जहां पर जल जो है बहुत कम जाता है, वहां पर ये ट्रेड में काफी, यानी व्यापार में काफी महत्वपूर्ण अदा रोल प्ले करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, स्थल, और यहाँ पर पानी बहुत कम है, तो यहाँ से जो आपका बोट वगैरह है वो जा नहीं सकता। ज्वार के टाइम पे क्या होता है कि काफी ऊंचाई का स्थल खंड पर आ जाता है। इससे क्या होता है कि यहाँ पर काफी समय के लिए पानी ऐसे भर जाता है। इसी के सहारे से हमारे जो
शिप वगैरह है, यानी कि जितनी भी जहाजें हैं वो आगे की ओर चली जाती है, और व्यापार में क्या होती है, सुगमता होती है। प्रश्न ये भी है कि क्या ऐसा सच में कहीं पर ऐसा पाया गया है? तो आंसर है आपको हमारे भारत में ही कोलकाता बंदरगाह, पोर्ट माने होता है बंदरगाह, बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह, ये दो आपको जगह मिल जाएंगे भारत के नक्शे में। अगला है पॉल्यूटेंट रिमूवर, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी चर्चा की है कि क्या होता है कि अगर ये है स्थलखंड और यहाँ है जल, तो ऐसी परिस्थिति में होता क्या है, जब जल है ना, जल आता है तो यहाँ के जितनी भी गंदगी है इनको उठा के लेके भाटे के समय में अपनी सागर की गहराइयों में रख लेता है। इससे क्या होता है, स्थल खंड पे सफाई हो जाती है। वैसे आपने एक चीज ध्यान दिया, इसको नोटिस करिए, ये तो एक इमोजी लग रहा है, गलती से बना बट बन गया। चले, अगला है टाइडल एनर्जी, यानी कि ज्वारीय ऊर्जा। देखिए, जब ये ज्वार आता है तो ये अपने साथ, देखिए आप यहाँ पे मैंने एक शब्द बोला है ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? ऊर्जा का मतलब होता है किसी भी काम को करने की क्षमता, किसी भी काम करने की क्षमता। अगर कोई चीज स्थिर है और कोई चीज गतिमान है, इन दोनों में ही ऊर्जा पाई जाती है। और जो हमारा ज्वार है वो जब आता है तो काफी गति में आता है, उसी गति का प्रयोग करके हम एक ऊर्जा का निर्माण नहीं, ऊर्जा को विभिन्न रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि विद्युत ऊर्जा, कहाँ गया मार्कर, जैसे कि विद्युत ऊर्जा में हम परिवर्तन कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग अभी तुरंत कंफ्यूज होने लगे, सर आप इतना कुछ बता रहे हो, बेहतरीन तरीके से बता रहे हो, बट नोट्स कैसे बनाए? तो नोट्स बनाने की इतनी जरूरत क्या है? मतलब नोट्स बनाइए, लेकिन नोट्स में लिखना नहीं है। मैंने आपको समझाया है कि अगर आपके इमोशंस और फीलिंग नोट्स में जुड़ी है तो आप उस नोट्स को पलटोगे, आपको तुरंत याद आ जाएगा। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ 3 बिंदु बनाए ना, ऐसे 3 बिंदु बनाइए और 3 बिंदु के आगे ऐसे एरो मार मार के लिख लीजिए। अच्छा सर, मुझको ऐसे याद रहेगा क्या? आप एक सब्जेक्ट में फॉलो करके देखिए, सिर्फ भूगोल में, और अभी मैंने 50 से 60 दिन मांगा है, भूगोल में करके देखिए, और फिर 10 दिन बाद उसको पढ़ के देखिएगा। आपको वो दिन याद आ जाएगा जिस दिन आप उस स्थिति में पढ़ रहे थे उसको। ये मेरी गारंटी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप मुझे बताइएगा। शर्त याद रखिएगा, बी ऑफिसर, पेन और रफ आपके साथ उसी समय पर होने चाहिए, और आपने एटलस और एडिशनल बुक खरीद लिए होंगे। ये 3 शर्त है मेरी। शर्त को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तब नियमित रूप से, ये नहीं कि सर आज मैं एक काम करता हूँ कि आज मैंने आपके 1 घंटे की वीडियो देखी, अब मैं 4 दिन बाद आपका जो भी वीडियो आया वो 4-5-6 घंटे में देख लूंगा। ऐसा नहीं करना है, तब आप भूल जाएंगे। और नियमित समय पर आप रहिए, हमेशा 6 बजे, यानी 6 बजे। चलिए, तो हम इस ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए हमें कुछ यंत्रों की जरूरत पड़ेगी, यानी हमें पूरा एक संयंत्र बनाना पड़ेगा, पूरा मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा। प्रश्न फिर से ही उठता है, तो क्या आज तक अभी तक ऐसा बन पाया है? तो आंसर है हाँ जी, क्यों नहीं बना है। आप सुंदरबन का डेल्टा देख लीजिए, सुंदरबन का डेल्टा, या फिर आप कच्छ का रण देख लीजिए, कच्छ का रण। वहां पर आपको ऐसे संयंत्र मिल जाएंगे जहां पर ये लगाए गए हैं, और वहां पर आज भी ज्वारीय ऊर्जा से विभिन्न रूप के ऊर्जा प्राप्त की जा रही है। ठीक है, वैसे ऊर्जा बनाए नहीं जाते, ऊर्जा को हम रूपांतरित करते हैं, मतलब रूपों का अंतर कर देते हैं। जैसे कोई मैकेनिकल एनर्जी है, यानी यांत्रिक ऊर्जा है, तो उसको हम विद्युत में बदल सकते हैं। ये चीजें मैं क्यों बोल रहा हूँ, जो फिजिक्स वाले यानी भौतिक वाले होंगे वो समझ रहे होंगे। अच्छा, आप ये मत समझिएगा कि भौतिक वाले बहुत सुपीरियर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से जब देखा जाएगा तो सब एक ही तरह के होने चाहिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, नहीं तो कुछ लोगों के माइंड में अगर सर ये लग रहा है कि भौतिक वालों को ज्यादा अपना रुतबा दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
तो आपके पास अगला प्रश्न है कि आपका जो टॉपिक है वो क्या होता है, यहाँ पर समाप्त होता है। अब आपका आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है आपको निम्न निम्न वेट निम्न स्थानों को निम्न स्थानों को भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। भारत के, एक मिनट, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर मेरा कैमरा सेट है। मानचित्र पर दर्शाइए, मुझे दिखेगा ही नहीं, दर्शाइए। चलिए, तो वो क्या क्या है? पहला है, अब देखिए मेरा होमवर्क भी ऐसा होगा कि आप चीजें सीखेंगे। जैसा कि पहला आपको दिखाना है कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह, ये दो आपको दिखाने। कोलकाता अलग है और दूसरा है बंदरगाह। तीसरा मैं आपको दिखाने को कहूंगा सुंदरबन का, आप डेल्टा दिखाइए, सुंदरबन का डेल्टा। और आपका जो चौथा है आप उसे दिखाइए कच्छ का रण। एटलस उठाना है और इसको देख लेना ये कहाँ पर है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। प्रीवियस में देख लीजिए, कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह, कहाँ गया मार्कर, ये रहा, कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह और सुंदरबन का डेल्टा और कच्छ का रण। प्रश्न ये भी है कि सर पढ़ा तो आप रहे थे ना, तो आपको दिखाना चाहिए था, लेकिन मेरा हमेशा मानना है कि नहीं, काम आप भी करिए। इसीलिए मैंने आज के होमवर्क में आपको ये दिया है। ये प्री के लेवल के आधार रहेगा। एक दिन हम प्री का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एक दिन हम मेंस लेवल का। तो आज आपने प्री किए हैं, यानी कल आप मेंस के लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये था आपका आज का जो आपने पढ़ा, सीखा, ज्वार के प्रकार और उनके बारे में अध्ययन और न्यूटन का संतुलन सिद्धांत। और उसी के साथ आपने सीखा कि जो न्यूटन की संतुलन सिद्धांत है उसकी क्या सीमाएं हैं। और इसी के साथ आपने आज ज्वार भाटा के सकारात्मक उद्देश्यों को भी देखा कि इसका सकारात्मक प्रभाव क्या है। नकारात्मक आपको पता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके इसके पहले की वीडियो देखेगा। मैंने जानबूझकर यहाँ छोड़ा है ताकि आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आपको यहाँ पर आई पे मिल जाएगा, आई कार्ड, एक आई कार्ड मिल जाएगा, वहां पर आप पे जाके देख सकते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बाय बाय गाइस, सॉरी, बाय बाय डियर ऑफिसर्स, नॉट गाइस।